वाले देश हैं। तो 17 मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में भारत एक है। और इसमें क्या खास विशेषताएं हैं, यानी कि हम एक मेगा डाइवर्सिटी वाला देश कहे जाते हैं, तो वो कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें मेगा डाइवर्सिटी में रखते हैं, या भारत में कहाँ पर विविधता है और किस किस तरह की विविधता भारत में पाई जाती है। आज हम अपने देश के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि हमारा जो देश है इसमें जो विविधताएं हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17 देश हैं जो मेगा डाइवर्सिटी रखते हैं, जिसमें से इंडिया एक है। और आप उसमें से जो है देखेंगे 36 जो है आपके हॉट स्पॉट है पूरे विश्व में, उसमें से कितने भारत में है? 4। 36 हॉट स्पॉट में से 4 हॉट स्पॉट जो है वो आपके इंडिया में है। वो हॉट स्पॉट कौन से हैं? एक हिमालय के उत्तर और एक पश्चिमी के साइड है, एक हिमालय पश्चिमी हिमालय और नीचे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। अच्छा, कुछ सही है कुछ गलत है, बताइए किसे पता है? पूर्वी घाट भी है? क्या हॉट स्पॉट में पूर्वी घाट भी है? नहीं अच्छा, आपने अभी लग रहा है अच्छे से स्टडी नहीं किया। पश्चिमी घाट तो है ना, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट के बाद हिमालय क्षेत्र है या हिमालयी क्षेत्र, और इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र है। इंडो बर्मा क्षेत्र का मतलब समझ गए हैं? इंडो मतलब इंडिया, बर्मा मीन्स म्यांमार। भारत और म्यांमार की सीमाओं में जो मतलब जो मैच करता है या जहाँ पे ये दोनों अटैच होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है। इसी को कहा जाता है इंडो बर्मा क्षेत्र। ये भी आपका हॉट स्पॉट है। और चौथा है आपका, और इसमें अंडमान निकोबार में आएगा, ठीक है, आप इसमें सुंदरलैंड कर सकते हैं। सुंदरलैंड, इसी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके आएंगे, द्वीप समूह। ये हैं आपके 4 भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र। और हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है सबको पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है इन्हीं हॉट स्पॉट में पाए जाते हैं। यानी कि जो 36 हॉट स्पॉट है, इन्हीं में दुनिया की 60% जो प्रजातियां हैं, चाहे वो जीवों की हो या वनस्पतियों की हो, इसी हॉट स्पॉट में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 36 हॉट स्पॉट है। एक होता है हॉट स्पॉट, वो क्या होता है? हॉट स्पॉट आपको पता है ना, तो थोड़ी तेज आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिए, अन्यथा पढ़ने का क्या मतलब है। अगर आप लोग इतने बुद्धिजीवी बच्चे हैं जो इतना बड़ा सपना देख सकते हैं, इतना जो है अपने आप में ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि आप एक जिले के राजा बनने का सपना देख रहे हैं, तो राजा के अंदर थोड़ी सी बोल्डनेस तो होनी चाहिए ना अपनी बात को कहने की। और जब उसे पता हो कि क्या है तो और ज़्यादा बोल्डनेस आनी चाहिए। तो जब पता है तो क्या के अंदर, हाँ जल के अंदर का है ये, बट क्या है ये जल के अंदर का? सबको पता है, लेकिन बताने की जो है जहमत कौन उठाए। पाए जाते हैं हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, वो ऑफ स्पॉट कहा जाता है। मतलब वहाँ पर जैव विविधता जो अधिक पाई जाती है, वहाँ पर जल के अंदर जो पाई जाती है जैव विविधता, जल के अंदर जैव विविधता बहुत अच्छी है या ज़्यादा है तो वो हॉट स्पॉट होगा। सही है, लेकिन सही नहीं है, सही होकर भी सही नहीं है, क्योंकि जो मेन वर्ड है वो आपने उसके साथ नहीं लगाया। स्थल पर जैव विविधता कहीं बहुत ज़्यादा है तो क्या वो हॉट स्पॉट है? वो कब हॉट स्पॉट होगा? हाँ, जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, अत्यधिक हो, लेकिन उस पर संकट मंडरा रहा हो, तब वो क्या हो जाएगा? हॉट स्पॉट। सिर्फ जैव विविधता उसका डिफिनीशन नहीं है, जैव विविधता के ऊपर संकट, अन्यथा फिर हम उसको कहेंगे कि
जैव विविधता है, यहाँ पर हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ हॉट स्पॉट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ हॉट स्पॉट है वहीं सिर्फ बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी तो पूरी आप देखेंगे कि जो आपका 0 डिग्री के आसपास है वहाँ सब जगह पाया जाएगा, और इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में भी पाए जाएंगे, जैसे आपका जहाँ पे पछुआ पौने समुद्र के किनारे वर्षा करते हैं वहाँ पे भी पाए जाएंगे। लेकिन हॉट स्पॉट का यानी कि कौन से बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, संकट है, जिनको खतरा है उन्हीं को हम शामिल करेंगे। जैसे सारे जो वेटलैंड्स हैं वो रामसर साइट कहलाते हैं, लेकिन कुछ को ही हम कॉन्ट्रेस्ट रिकॉर्ड में डालते हैं। जिन पर खतरा होता है सबके कॉन्ट्रेस्ट में डालते हैं, अन्यथा सारे वेटलैंड्स हैं। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी तो आपके वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन जिनको खतरा है हॉट स्पॉट हम उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, तो ये हॉट स्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तो भारत में आपके 4 हैं, और ये 4 कौन सा है? पहला था आपका पश्चिमी घाट है, दूसरा आपका हिमालयी क्षेत्र है, और हिमालयी क्षेत्र में पूर्वी हिमालय का खास करके इलाका आपका आएगा जो आपका पूर्वी हिमालय है, यानी कि पूर्वी का मतलब जो उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, हाँ, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो पश्चिमी हिमालय है उसकी अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, ऐसा क्यों? आइए इसका क्वेश्चन है पूर्वी हिमालय में क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो वो अरावली पर्वत उत्तर पूर्व होने की वजह से वो रोक नहीं पाती है, तो मानसून आगे चली जाती है, और इधर से जब यहाँ मध्य प्रदेश से होकर के जाती है तो टकरा करके बच्चा जो अरावली से नहीं टकराती है वो रेगिस्तान में वर्षा नहीं करती, लेकिन आगे जाके हिमालय से टकराती है, हिमालय में वर्षा करती है। यानी कि राजस्थान में क्यों रेगिस्तान है, तो उसका एक बड़ा रीजन है अरावली का उत्तर दक्षिण में होना, यानी कि हवाओं के समानांतर होना, अन्यथा वो रेगिस्तान नहीं होता। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपका जो है वो रेगिस्तान की है राजस्थान, उसके लिए काम करेगा, क्योंकि वही हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो हिमालय से टकराती हैं और वर्षा कर देती है। तो मैम इसलिए वहाँ पे जब इधर पानी नहीं है तो जब इधर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन नहीं समझे। हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में वनस्पतियाँ क्यों अधिक हैं, प्रजातियाँ क्यों अधिक है, जैव विविधता क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ पे 200 से अधिक वर्षा होती है इसलिए। अच्छा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वहाँ वर्षा होती है इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है। और क्या? और वहाँ सुंदर वो पाए जाते हैं, वो मैंग्रोव पाए जाते हैं। नहीं बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? पूर्वी हिमालय मैंग्रोव कहाँ से आएंगे? मैंग्रोव वहाँ होंगे जहाँ पे नमकीन पानी होगा, यानी कि डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पे नमकीन पानी होगा वहाँ पे होंगे। मैंग्रोव जो होते हैं ये मीठे पानी में नहीं होते हैं, इनके लिए नमकीन पानी का होना बहुत जरूरी है। तो आपका एक सवाल मतलब एक जवाब तो सही है, एक पॉइंट आपने सही बताया कि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। जो आपका पूर्वी हिमालय है इसको दक्षिण पूर्वी जो हवाएं जाती मानसूनी हवाएं उससे वर्षा मिलता है, प्लस जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है उससे भी वर्षा मिलता है, यानी कि उसे 2 मानसून से जो है बारिश मिलता है। एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन है कि वो भूमध्य रेखा के बहुत पास है। आपने देखा होगा हमारा जो हिमालय है ना, कश्मीर यहाँ पर ऊंचाई पर, और फिर इस तरह से भारत का जो स्ट्रक्चर उनका कुछ इस टाइप से जाता है और फिर ऐसे से करके चला जाता है। यानी कि अगर हिमालय का विस्तार नेपाल होते हुए इस तरह से है तो ये ट्रांस हिमालय, उसका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इस तरह से, तो आप देखेंगे ये ज़्यादा ऊपर है और ये क्या हो रहा है, 0 के पास आ रहा है और ये 0 से दूर जा रहा है। तो इस वजह से ये और गर्म होगा, और तापमान आप जानते हैं जैव विविधता के लिए तापमान का बहुत ज़्यादा जरूरत है, और वर्षा, तो दोनों इसको इसकी अपेक्षा ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि एक तो जो आपकी ये दक्षिण पश्चिम वाली मानसून जाती है बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से उसको पर्याप्त नमी मिलती है, बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है और यहाँ पे भरपूर वर्षा करती है। दूसरा यही हवाएं जब चली जाती है तो फिर वो क्या करती हैं, बैक होती हैं, रिटर्न होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, लौटता मानसून कहते हैं। हाँ, लौटते मानसून से ही इस क्षेत्र में वर्षा, और जब वो हवाएं यहाँ आती हैं बंगाल की खाड़ी में और पानी खाती है तो पूर्वी घाट के तमिलनाडु वगैरह में भी वर्षा करती है। तो पूर्वी घाट को जाते हुए मानसून से यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी नहीं मिलता, उसको लौटते मानसून से पानी मिलता है, यानी कि ठंडक के मौसम में। जो लौटता मानसून है वो कब आएगा, ठंडक में आता है।
बारिश के बाद आपका ठंडा का मौसम आता है। बारिश के मौसम में आपकी दक्षिण पश्चिम हवाएं सक्रिय रहती है और उसके बाद पूर्वा हवाएं सक्रिय हो जाती है, यानी कि जो हवाएं हैं वो लौट आती हैं, तो इसी को लौटता मानसून कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का कौन सा प्लेस है जहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए वहाँ पर जैव विविधता कम है, जो कि वर्षा से बहुत कम मिलता है और वर्षा टेम्परेचर मेन फैक्टर है। इसके बाद मिट्टी और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो वर्षा उसको नहीं मिल पाता। टेम्परेचर तो अच्छा है लेकिन वर्षा नहीं मिल पाता। इस वजह से पूर्वी हिमालय आपका जैव विविधता के दृष्टिकोण से उतना धनी नहीं है, इसलिए वो हॉट स्पॉट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैव विविधता नहीं है तो हॉट स्पॉट नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, भारत में कितनी तरह से वर्षा होती है जरा ये बताएंगे। हमारा जो देश है यहाँ पे कितनी तरह की वर्षा होती है? 3। कौन कौन से? पर्वतीय, मानसूनी और कौन कौन सी? और किसी को कुछ बताना? भारत में आपके अपने देश में कितनी तरह से वर्षा होती है या कौन कौन सी वर्षा हम प्राप्त करते हैं, हमारा देश प्राप्त करता है? एक तो दक्षिण पश्चिम है, उससे तो सबको पता है। लौटते हुए मानसून का अभी मैंने जिक्र किया, 2 तो ये ही हो गए। चक्रवाती वर्षा भी तो होता है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं और उसकी वजह से हम तो कम प्रभावित होते हैं, लेकिन जो तटीय राज्य है वहाँ पे घनघोर वर्षा होती है, तबाही मच जाती है। और चौथा, पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना है? ठंडा के मौसम में जो भूमध्य सागर से हवाएं चलती हैं और वो आती हैं हिमालय क्षेत्र में, वो हिमपात करती है, जो कि ठंडा ज़्यादा होता है। नीचे के एरियाज में जैसे कि पंजाब हो गया, दिल्ली और आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे ये द्रव के रूप में यानी कि ठंडे वाटर के रूप में बरसता है। कभी कभी पश्चिमी यूपी भी उसके चपेट में आता है। जब आप देखेंगे ठंडक में बारिश होती है और ठंडक बढ़ जाता है। वही बारिश जब कश्मीर में होती है तो जो कि वहाँ ठंडा माइनस में रहता है उस समय, क्योंकि गर्मियों में कश्मीर में अच्छा मौसम थोड़ा रहता है, लेकिन ठंडक में तो वहाँ वैसे बर्फबारी होती है और वहाँ पर जब वो मानसूनी हवाएं पहुँचती हैं वाटर लेकर, तो वो सब बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ गिर जाता है कि पूरी रोड वगैरह जाम हो जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत को बरसात 4 तरह से प्राप्त होती है, ये चीज़ याद रखिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो 4 तरह से मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें दक्षिण पश्चिमी हवाओं से वर्षा मिलता है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है इंडिविजुअल की, लौटते मानसून से वर्षा किसे मिलती है, तो तमिलनाडु को। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन राज्यों में होती है, तो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह के क्षेत्रों को जो है आपके पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्यों पूर्वी जो हिमालय है यहाँ पे वनस्पतियाँ, जैव विविधता, सारी चीज़ें ज़्यादा है अपेक्षाकृत आपका जो पश्चिमी हिमालय है, ये सही है। और दूसरी, ये जो कम ऊंचा है तो यहाँ पे हिम रेखा क्या होगा, नहीं उतना मिलेगा, कम मिलेगा। और ये बहुत ऊंचा है तो यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है ये हिम रेखा के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हिम रेखा के अंदर आ जाएगा तो वैसे भी ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पे वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं की संख्या कम पाई जाएगी। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो आपका पश्चिमी सिरा है ये ज़्यादा ऊंचा है हिमालय का और यहाँ पे बर्फ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये IAS का क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग का है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने समझा है तो ये बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम हॉट स्पॉट की, और हॉट स्पॉट आपके पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में मालाबार तट आता है। मालाबार जानते हैं ना, केरल के तट को ही मालाबार तट कहते हैं। और जो आपका तमिलनाडु का तट है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। उड़ीसा का जो तट है इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। इस तरह से ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि जो आपका पश्चिमी तट है इसके बहुत सारे नाम है, जैसे गुजरात में काठियावाड़ तट कहते हैं। आपका जो कर्नाटक है यहाँ पर कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा में इसे कोंकण तट कहते हैं। केरल में इसे मालाबार तट कहते हैं। ऐसे पूर्वी आप वहाँ जाएंगे पूर्वी तट पर तो नीचे आपका कोरोमंडल है। उसके बाद फिर आपका जो है जो आंध्र प्रदेश का आता है, यहाँ पर इसे अलग नाम से जानते हैं। और यही उड़ीसा में आपका उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जियोग्राफी में सारे आपको बहुत अच्छे से बताए जाएंगे। पश्चिमी घाट आपका जो है ये सिर्फ भारत नहीं, ये श्रीलंका तक फैला हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो पश्चिमी घाट की जैव विविधता है इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये श्रीलंका तक पाया जाता है, यानी कि श्रीलंका के संक्रमण के इलाके में आ जाता है। ये भी याद रखेंगे। और दूसरा
ज़्यादातर ये आता है क्योंकि इन्हीं में जीव जंतु और वनस्पतियों की अधिकता सबसे ज़्यादा है। और तीसरा जो है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है, जो भारत और बर्मा म्यांमार से लगा हुआ इलाका है, ये आ जाता है। पतली सकरी पट्टी काफ़ी लंबा जो है छोर है। और चौथा जो है आपका सुंडा लैंड है, जो कि जलीय क्षेत्र में है, जिसमें आपके अंडमान निकोबार भी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा बात हो रही थी मेगा डाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट की। भारत हमारा जो है मेगा डाइवर्सिटी वाला देश है और यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मैंने दिन वन रिपोर्ट की बात करी थी कि 2019 में वन रिपोर्ट आया है। कितने वर्षों में आता है वन रिपोर्ट? कितने वर्षों के बाद आता है? मैंने कहा था ये चीज़ याद रखिएगा। कितने वर्ष के अंतराल पर आपके वन रिपोर्ट आते हैं? 10 यानी कि किसी को याद नहीं है। गलत बात है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग गलत करके आएंगे। यस, 2 साल पे आते हैं। और इस बार कौन से नंबर का रिपोर्ट था जरा बताएं? 16वीं था। 16वीं वन रिपोर्ट था, 2 साल पे आता है। 19 में आया है। मैंने बताया था कि इसको जो है 21 में आना था, लेकिन कोरोना की वजह से 21 में नहीं आ पाया। इसका मतलब 22 में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपके देश में कितने % वन है? 21.67। ठीक है, 21 आपका 67 यानी कि 21.67। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा याद होना चाहिए। मैंने ये समझाते बताया भी था कि 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। और यहाँ भी कुछ कर देना है। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे वृक्ष। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ये आपका ओवरऑल है। अगर पूछने की भारत में वन और वृक्ष ओवरऑल कितने हैं तो 24.56 है। लेकिन सिर्फ वन पूछेगा तो 21.67 है। और वृक्ष पूछेगा, वृक्षावरण को 2.19। ये तीनों याद होने चाहिए। वृक्ष भी पूछ सकता है, वन भी पूछ सकता है, ओवरऑल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमें कितना % चाहिए? तो हमें 35% चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ 24.56 ही पहुँच पाए हैं। ये नोट हो गया। अब भारत में हम देख लेते हैं कि हमने तो ऐसे तो 4 हॉट स्पॉट देखा और देखा कि इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अन्य जगहों पर भी विविधता है और किस तरह की है उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन से क्षेत्र आते हैं? ट्रांस हिमालय। हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? 4। 3 आप लोग को एक अपनी तरफ से भी बना लीजिए। 3 ही है। कौन कौन सी? बृहद, लघु और शिवालिक। ट्रांस हिमालय आपके भारतीय हिमालय का भाग नहीं है, ये तिब्बत का। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। भारत में या कहीं हिमालय के सिर्फ 3 ही है, बृहद, मध्य और आपका जो शिवालिक है, या मध्य को लघु भी कहते हैं। तो आपका जो ये ट्रांस हिमालय है, इसमें आपका जो लद्दाख का इलाका है, इसके अलावा जो काराकोरम का क्षेत्र है, ये क्षेत्र आते हैं। साथ ही तिब्बत का क्षेत्र आता है, तिब्बत का पठार आता है। ये आपके किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है? मोस्टली ये बर्फ से ढका रहने वाला इलाका है, काफ़ी ऊंचाई पर है। और आप जानते हैं कि जो आपका सबसे ऊंचा जो सैनिक अड्डा है सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका सैन्य अड्डा जो सियाचिन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है वहाँ का, जहाँ पे सैनिक हमारे रहते हैं। पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे विश्व में इतनी ऊंचाई पर जो है भारत ही है जहाँ पे सेना रहती है। इसके अलावा है आपका हिमालय। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय 3 पार्टों में बटा हुआ है। एक तो बृहद है यानी कि उत्तरी, एक मध्य है और एक शिवालिक है। मध्य को लघु कहते हैं और शिवालिक को बाह्य कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2
नाम भी है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि आपका बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। तो कभी बाह्य बोले या शिवालिक, दोनों एक ही बातें हैं। लघु की बात करें या मध्य, ये भी एक बात है, और आपका जो बृहद है या महान है वो भी आपका दो नाम है, 3 श्रेणियाँ हैं आपकी। और जो हिमालय है इसमें भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऊंचाई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मैंने बताया था कि ऊंचाई के साथ हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं, इनकी आकार में, इनकी संरचना में, इनके हाव भाव में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जैव विविधता घटता जाता है। ये सारी बातें हुई थी। तो हिमालय में ही आपके देखना चाहें तो पूरी धरती के जितने भी कटिबंध है या पूरी धरती में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे पौधों की हो या जीवों की हो, उसलिए आपको आपके हिमालय में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के जो है एक तरह से कहेंगे कि जलवायु जैसा माहौल मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी मिलेंगे, पर्णपाती वन भी मिलेंगे, शंकुधारी वन भी मिलेंगे, और आपकी टुंड्रा भी मिलेंगे, और उसी तरह के जो भी मिलेंगे जैसे कि कूलर जो बियर हैं आदि के ध्रुवों पे होते हैं वो आपके हिमालय में मिलते हैं। इस तरह की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद है आपका मरुस्थल। थार का मरुस्थल, इसकी क्या खास विशेषता है? हाँ, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है थार के मरुस्थल में, यानी कि सभी मरुस्थलों की बात करें तो, यानी कि विश्व में अगर पूछे कि कौन से मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। जो इंडिया का मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसे कहते हैं जो है ब्लैक बक और इंडियन बस्टर्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके अलावा चिंकारा की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिनकी हत्या के जुर्म में जो है आपके फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने शख्स जो है वो आज पड़े हुए हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये सब आपकी रेगिस्तान में पाई जाती हैं। और रेगिस्तान आप हमें बताएं ये किस में आएगा? अगर कैटेगरी में बांटे पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान, तो रेगिस्तान को किस में रखा जाएगा? मैदान में रखा जाएगा। लेकिन ये उपजाऊ मैदान नहीं है, इस वजह से हम इसे मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। इस वजह से क्या है? मरुस्थल है। अगर वहाँ पे पानी की उपलब्धता हो जाए, बारिश होने लगे, तो एक हरा भरा मैदान होगा। आज भी तिलहन के उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान ही रहता है। जो कम पानी में उत्पादन करते हैं, ऐसे पौधे सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो वहाँ आज भी अच्छी खासी उत्पादन होती है। आपने एक नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर, जो कि सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बने पोंग टैंक से निकाला गया है। ये नहर बहुत बड़ा है और स्पेशली ये राजस्थान के इलाके में सिंचाई के लिए बनाया गया। हालांकि इससे कई राज्य लाभान्वित हैं और कई राज्यों का इसमें योगदान है। तो इंदिरा गांधी नहर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है राजस्थान में जो है हरियाली लाने के लिए। साथ ही राजस्थान में जो है ग्रीन बाउंड्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेगिस्तानी जो धूल है वो हवाओं के द्वारा जो अच्छे मैदान है उनको ढक ले रहा है। तो वहाँ पे पेड़ पौधों का एक तरह से कहिए कि बहुत बेड़ा बनाया जा रहा है, बहुत चौड़ा या कई किलोमीटर में पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि जो हवाएं हैं उसे पौधे रोके, उन धूलों को रोके, और वो जो धूल है वो अच्छे लैंड को जो प्रभावित करे, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उधर ऊपर की तरफ जो सटे हुए इलाके हैं, इनमें उस रेगिस्तानी जो धूल है या जो रेगिस्तानी डस्ट है उसको फैलने से रोका जा रहा है। क्योंकि उसका भी ये लोग क्या कर देंगे? मरुस्थलीकरण कर देंगे। क्योंकि जहाँ भी ढक जाएंगी तो मिट्टियाँ क्या होती? अनउर्वर होती हैं, तो फिर वो आपका विकास हो जाएगा। इसी वजह से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि पेड़ों का ऐसा कतार लगाया जाए जो कई किलोमीटर चौड़ा हो और ऐसे हवाओं को और धूलों को रोक सके, ताकि वो आगे के क्षेत्र में ना बढ़े। तो आपका जो रेगिस्तान है इंडिया का, ये काफ़ी बेहतरीन है। यानी कि इतना जैसे कि विश्व में बहुत सारे जो रेगिस्तान है उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के रेगिस्तान का बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं कृषि के रूप में। और वहाँ पे आप देखते हैं एक से एक सिटी है और वहाँ पे एक से एक महल और पुराने ज़माने के जो धरोहर है वो पाया जाता है आपके राजस्थान में। और कुछ जो जीव हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया कि एग्जाम में बनते हैं कि ब्लैक बक कहाँ मिलते हैं, इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलते हैं, चिंकारा की प्रजातियाँ कहाँ मिलती हैं, और ऐसे हिरन जिनकी नाभि में कस्तूरी होता है ये यहाँ तो नहीं मिलते, लेकिन कश्मीर के क्षेत्र में मिलते हैं। क्योंकि जो कस्तूरी होती है ये बहुत गर्म रखने वाली चीज़ है और ये जो पशु ठंडे क्षेत्र में रहेंगे। और हिरन भी मिलता है, सबको पता है कि हिरन में ही पाया जाता है। तो ये ठंडे क्षेत्रों के हिरन
हिरन में मिलेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्रों के हिरन में ये नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत गर्मी देते हैं। जो उनमें पाए जाने वाली कस्तूरी होती है जिसके लिए उनका शिकार किया जाता है, ये बहुत गर्मी देने वाला पदार्थ है और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? कश्मीर के क्षेत्रों में मिलेंगे, ठंडे क्षेत्रों में मिलेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जो है आपका पश्चिमी घाट है, जिसको हम मालाबार तट भी कहते हैं, या उसमें बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर जो है शेर के पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि शेर जैसे पूंछ वाले बंदर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपके पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट को संरक्षित करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाँ, गाडगिल की बात हुई थी ना, वो यहाँ पे जो है इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा आपका है दक्कन का जो प्रायद्वीपीय पठार है। दक्कन जानते हैं, दक्कन का पठार कहाँ मिलता है? कहाँ पर? दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ये महत्वपूर्ण पठार है। इसके अलावा और भी पठार है, लेकिन ये जो नामी गिरामी पठार है इनके नाम तो कम से कम आपको पता हो और कहाँ पे है ये। दक्कन का पठार किसी एक राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। ये मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के और कर्नाटक के आसपास के इलाके को कवर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नागपुर पठार जो है ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी के क्षेत्रों को कवर करता है। मालवा का जो पठार है ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, पूर्वी इलाका है, साथ ही जो आपका यूपी का दक्षिणी इलाका है और गुजरात का जो उत्तरी और पूर्वी इलाका है, यहाँ पे फैला हुआ आपका मालवा का पठार। तो ये जो पठार है किसी एक राज्य में नहीं है, ये कई राज्यों को कवर करते हैं और ये आपके महत्वपूर्ण 3 पठार हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें खास करके जो नागपुर का पठार है या इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो खनिज पदार्थ हैं पाए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कोयला सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो दक्कन का पठार है यहाँ से आप देखेंगे लोहा, सोना, ऐसी चीज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जो दक्कन का पठार है ये किन क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका है? तो आपने नाम सुना होगा विंध्याचल और उसके पास एक और पर्वत है, क्या नाम है? सतपुड़ा की पहाड़ी से ये उत्तर से घिरा हुआ है, पश्चिमी घाट से ये पश्चिम से घिरा हुआ है और इसी के बीच में या कहिए कि इन्हीं में पाई जाती है वो नदियाँ, जिसमें एक नर्मदा ताप्ती है जो पश्चिम की तरफ बहती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये सब नदियाँ इसी पठार से बहते हुए आप देखेंगे जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है जो आपका दक्कन का पठार है। यहाँ पर भी जैव विविधता पाया जाता है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि इसके कुछ इलाके में पानी की कमी है, जिसमें आपने विदर्भ वगैरह का नाम सुना होगा, यहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है और अक्सर यहाँ पे सूखा ग्रस्त इलाका ये होता है और बड़े पैमाने पर हम किसान वगैरह आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि मानसूनों से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। अगर अच्छा मानसून नहीं आएगा तो यहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद जो आपका है ये है, आप देखेंगे कि द्वीपीय क्षेत्र है, या बात कर लेते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ बेल्ट है वो कौन सा है? मैदानी इलाका है और उन मैदानी इलाकों में गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। हालांकि हम सिंध के मैदान को भी लेते हैं क्योंकि जो सिंधु है उसकी सहायक नदियाँ भी हैं भारत में, जिसमें आप जानते हैं कि लगभग 5 से 6 नदियाँ हैं जो उसकी जो है सहायक है। फिर ब्रह्मपुत्रा को भी लेते हैं जो कि वो असम में अपने एक बड़ा तंत्र स्थापित करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ बेल्ट है वो आपकी गंगा यमुना का मैदान है और गंगा यमुना की इस मैदानी बेल्ट को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भाबर, एक है तराई, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर। ये एग्जाम में सीक्वेंस में करने को आया है, भाबर, तराई और इसके अलावा बांगर और खादर का सीक्वेंस बताएं। इनका सीक्वेंस क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ या नदी के द्रोणी से उत्तर की तरफ या दूर की तरफ कहिए, या दूर से नदी द्रोणी। नदी द्रोणी में जाते ना, जो नदी का प्रवाह क्षेत्र जितना होता है, जहाँ तक उसका पानी का फैलाव होता है और उसमें जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं उसको भी लेते हैं नदी द्रोणी, मतलब उसकी सहायक नदियाँ और उसका अपना वाटर मिला करके जो बनता है वो, जैसे हम कहते हैं ना अमेजन का अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा है। अपवाह तंत्र का मतलब समझ रहे हैं? फैलाव, वाटर की
जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा, तो जो अमेजन है उसकी नदी तंत्रों से मिल करके ये जो बनाता है, ये बहुत बड़ा जाल बनाता है और पानी इसमें पर्याप्त रहता है, क्योंकि ये जीरो के आसपास पाई जाने वाली नदियां हैं जहां हर रोज बारिश होता है तो इनको पर्याप्त वाटर मिलता है। तो इसका जो अपवाह तंत्र है, इसका जो विस्तार है, जो फैलाव है, इसमें जो वाटर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही अगर गंगा द्रोणी की बात करेंगे तो इसमें इसकी सारी सहायक नदियों को भी ले लिया जाएगा। तो उसका जो मेन द्रोणी है जहाँ पे हर साल बाढ़ आते हैं और उस बाढ़ की वजह से उपजाऊ मिट्टी बिछा दी जाती है नदियों के द्वारा, वहाँ से लेकर के अगर हम बात करें कि हिमालय की तरफ जाएं या दूर जाएं तो क्रम बताना है आपको भाबर, बांगर, खादर और तराई का। क्या आपको पता है? अब आप बताइए, ये मैदान के 4 भाग हैं जो आपके गंगा का मैदान है, ये उसके प्रकार है, इनकी अपनी क्वालिटी है, इसके आधार पर ये बांटा गया है। आपको सीक्वेंस बताना है नदी द्रोणी से लेकर के हिमालय की तरफ। क्या होगा ये सीक्वेंस? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार है। आनंद क्या बताया है? आप नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे, जैसे भी आपको सहूलियत लगेगी, क्यों आंसर वही निकल के आएगा। आप एक सेकंड मिला लेंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। भाबर, बांगर, खादर, तराई। इसी का सब मतलब जो है आंसर सही नहीं है। तो मैं बता दें, देखिए अब आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए खादर मीन्स क्या है, याद करने का एक तरीका है, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें भूल जाती हैं। इतने सारे तथ्य व्यक्ति पढ़ता है कि सारे तथ्य याद कर पाना मुश्किल होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है तब तो वो याद रहेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर वो तथ्यात्मक है, जैसे क्या है, ये तथ्य है लेकिन इसे कॉन्सेप्ट में बदल देते हैं। कॉन्सेप्ट में कैसे बदलेंगे? जो नदियाँ हैं वो हर साल मिट्टी बहा के लाती हैं अपने बाढ़ के द्वारा या जिसका वाटर है, तो उसमें क्या होते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, और इन्हीं अवशेषों से बनता है जीवाश्म, यानी कि जीवों का अंश जीवाश्म। और ये जीवाश्म जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी क्या हो जाती है, उर्वर हो जाती है। और जब मिट्टी उर्वर होगी यानी उसमें ये क्या करेंगे, जीवाश्म खाद का काम करेंगे। तो खादर युक्त मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होगी, यानी कि नदी द्रोणी के सबसे पास होगी। जो हर साल मिट्टी नदी के द्वारा लाई जाएगी वो कैसी होगी, खाद युक्त होगी। और खाद युक्त मृदा कैसी कहलाएगी, खादर। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, खादर। हाँ, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को ही 2 भागों में बांटा। ये दोनों जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं, खादर और बांगर। ये दोनों जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं, यानी कि जलोढ़ मीन्स क्या, वो मिट्टी जो जल के द्वारा ढो के लाई गई है। जलोढ़ जल के द्वारा ढो के लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। और ये जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है, खादर और बांगर। खादर समझ गए, खाद युक्त जो हर साल नदी द्रोणी के आसपास बिछ जाती है वो खादर हो गए, उपजाऊ मृदा है। दूसरा बांगर, जो बांगर है ये बजरी युक्त होता है। बजरी मतलब जानते हैं, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या पुरानी मृदा होती है, उसे कहते हैं बजरी युक्त मृदा। ये उतनी उपजाऊ नहीं होती, ये पुरानी जो खादर होती है, यानी कि जो नदियां हैं वो अपना रास्ता बदलती रहती है ना, मोस्टली क्या करती है, अपना रास्ता बदल देती है। बहुत सारी नदियों को आपने देखा होगा, उन्होंने अपने रास्ते बदल दिया। और इसी तरह से एक नदी है जिसका नाम क्या है, बिहार का कोसी नदी। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल का भी शोक। तो इन्हें शोक क्यों कहा जाता है, रास्ते बदलती हैं, क्योंकि ये नदी अभी क्या है, युवा अवस्था में है, यंग एज में है, यानी कि अभी इनके पास वाटर बहुत ज़्यादा, जैसे जब बच्चे यंग एज में रहते हैं
कहते हैं अभी नया नया खून है, तो वो क्या है, जिधर मन करता उधर मुड़ जाते, जो मन करता वो करते, जिससे मन करता उससे लड़ाई कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, अपनी मर्जी से जीते हैं, बहुत ज़्यादा किसी कंट्रोल में नहीं रहते। वैसे नदियाँ भी हैं, जब वो युवा अवस्था में होती है, यानी कि जब उनके पास वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनका जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, और वो अपना जब रास्ता बदलती हैं तो रास्ते में जो भी इलाके आते हैं वो सारे क्या कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। और कोसी नदी अभी युवा अवस्था में है, या कहिए कि नदियाँ भी होती है ना, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में वो बहुत स्लो हो जाएगी, जैसे व्यक्ति होता है वृद्धावस्था में बिल्कुल स्लो हो जाता है, वैसे ही आपकी नदियाँ भी हो जाती हैं। तो जो नदियाँ युवावस्था में होंगी, कटान उन्हीं में होगा, वो बहाव उन्हीं में तेज होगा, और जो नदियाँ वृद्धावस्था में, जैसे भारत की या दक्षिण की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी गंगा। बूढ़ी क्यों, क्योंकि वो पुरानी नदी हो चुकी, उनका बहाव कम हो गया, उनका कटाव कम हो गया। लेकिन दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी। गंगा क्यों कहा जाता है कावेरी को, क्या है उसमें, हाँ बिल्कुल बताएं। जैसे गंगा कहने का, जैसे किसी का उपनाम किसी को दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी के आधार पर गंगा को गंगा कहा गया, और गंगा जैसा ही किसी को उपनाम दिया गया, इसका मतलब उसमें कुछ क्वालिटी होगा। गंगा क्या है, सतत वाहिनी नदी है, इसमें वर्ष भर जल रहता है और अच्छा खासा जल रहता है। और दूसरा, गंगा की और भी, जैसे कि वाटर की वजह से भी फेमस है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियो फेज वायरस होते हैं वो वाटर को सड़ने नहीं देते, क्वालिटी भी है। तो कावेरी को दक्षिण का गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कावेरी में वर्ष भर पानी रहता है। और क्यों रहता है, किस वजह से, क्या रीजन है कि साउथ की अन्य नदियों में उतना पानी नहीं है जितना कि कावेरी की नदी में पानी, या कावेरी नदी में है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो पानी मिलता है, उत्तर मानसून जब आता है तभी से पानी मिलता है। बिल्कुल, कावेरी आज जानते हैं 4 आपके राज्य हैं जहाँ से होके बहता, कर्नाटक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि कावेरी नदी विवाद सुना होगा आपने, ये विवाद उसका है बावन कितने राज्यों के बीच है, 4 राज्यों के बीच है, कौन कौन से, आंध्र नहीं बच्चा, कर्नाटक है, आंध्र नहीं है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ये 2 बड़े राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, केरल है और पौंडीचेरी, ये 4 राज्यों के बीच कावेरी नदी विवाद चलता रहता है। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, कूट में कि किन नदियों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है, तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और आपका पुडुचेरी, इन 4 राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद चलता है। खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु बड़े क्षेत्रफल में है तो इनमें ज़्यादा चलता है। तो ये जो कावेरी है, आपने देखा कि ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी, कर्नाटक से होते हुए ये केरल के थोड़े से इलाके को टच करते हुए, तमिलनाडु के बीच से होते हुए पौंडीचेरी को टच करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा तमिलनाडु है ये लौटते मानसून से वर्षा पाता है, इसका मतलब कावेरी नदी को भी लौटते मानसून से वर्षा मिलती है। साथ ही कर्नाटक से होते हुए जाती है, तो जो आप देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके रास्ते में कर्नाटक पड़ता है, तो इसे लौटते हुए या ये पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट में वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, तो जो उद्गम स्थल है वहाँ से इसे अच्छा खासा पानी मिल जाता है। क्योंकि दक्षिण में ग्लेशियर्स नहीं पाए जाते कि जो नदियाँ हैं उसमें ग्लेशियर्स पिघलेंगे और वर्ष भर पानी रहेगा, जैसे कि गंगा यमुना के साथ है, ये वर्ष भर पानी इसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं और इनको पानी मिलता रहता है। तो इनके वर्ष भर सतत वाहिनी होने के पीछे ग्लेशियर्स जिम्मेदार हैं, जो कि हमारे यहाँ इतनी वर्षा तो नहीं होती कि सतत वाहिनी रहे। लेकिन बारिश के मौसम में जब इन्हें बहुत वर्षा मिलती है तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। अन्य मौसमों में ग्लेशियर्स के पिघलने से इसमें जल काम भर का या पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन साउथ की नदियों के साथ क्या है, वो गर्मियों में सूख जाते हैं या फिर बहुत कम पानी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ के पर्वत इतने ऊंचे नहीं है कि उस पर ग्लेशियर्स हो, और नदियों को पानी वर्ष भर मिलता है, तो वो सिर्फ मानसूनी वर्षा पर या बारिश के पानी पर ही निर्भर होते हैं। आपकी जो कावेरी है इसकी क्या खासियत है, इसका जो अपवाह तंत्र है ये कर्नाटक से लेकर के केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी तक है, जिसकी वजह से इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ साथ लौटे मानसून से भी पर्याप्त वर्षा मिल जाती है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा
ज़्यादा जल पाया जाता है और इसकी अपनी इसे जल ज़्यादा ग्रहण करने की क्वालिटी की वजह से इसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है। जबकि गोदावरी में भी वाटर है, लेकिन वो बहुत पुरानी नदी है और उतना पानी नहीं, इसलिए उसे दक्षिण का बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो ये याद रखिए, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है और गंगा किसे कहा जाता है, उसे गंगा क्यों कहा जाता है, उसे वाटर कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो IAS वगैरह में ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बताएं कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा क्यों कहा जाता है, या कथन कारण में क्वेश्चन आ जाएगा कि कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है क्योंकि वर्ष भर इसमें पानी रहता है। अब अगर आपको पता है कि हाँ बिल्कुल इसमें रहता है तो आप कहेंगे कथन कारण की पुष्टि कर रहा है और बिल्कुल सही है। और अगर इसमें कुछ और दे दें कि कावेरी नदी को गंगा नदी कहा जाता है क्योंकि ये ग्लेशियर्स से निकलती है और सतत वाहिनी है, तो क्या हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून से और लौटते मानसून से वर्षा मिलती है। तो ऐसे कथन कारण के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपको तथ्य पता है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं, कथन का कारण व्याख्या कर रहा है, तो दोनों सही है, ये ऑप्शन होगा, अन्यथा फिर B, C, D में से कोई भी हो जाएगा। कावेरी नदी विवाद का क्या होगी? कावेरी नदी विवाद जो है जल को लेकर किस चीज को लेकर के है, क्वेश्चन क्या है कि किस चीज को लेकर विवाद चल रही है, वाटर को लेकर के चल रही है। और ये सिर्फ राज्यों में ही नहीं है, ये देशों के बीच भी होता है। जैसे क्या है कि कर्नाटक से निकलती है, अब कर्नाटक चाहेगा कि जो जल है ये हमारे राज्य से जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंचाई के रूप में उपयोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पीने के पानी के रूप में उपयोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर लें हम। तो आगे जो राज्य है जिसको पानी की, बिजली की, सिंचाई के लिए और चीज़ों के लिए ज़रूरत है उसको कम पड़ेगा, तो कहेगा कि आप थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे पास भी और स्रोत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ से निकल रही है और हमारे यहाँ से जारी, पहले हम पढ़ते तो हमारा अधिकार है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं ये नेचुरल है, ये आपने तो बनाया नहीं है, नेचर ने बनाया, तो आपका इस पर बहुत ज़्यादा अधिकार कैसे हुआ। तो इसी बात को लेकर के विवाद होता है कि आपका इतना अधिकार है तो मेरा भी होना चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी लेकर पटना जो है, और यहाँ देखिए कि आप जो आपका एक तीस्ता नदी है आपका निकलता है सिक्किम से, उसका बांग्लादेश से विवाद चलता है कि आप भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप ज़्यादा वाटर उपयोग कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी में गर्मियों में पानी कम रहती है तो भारत और चाइना में झगड़ा चलता है, वहीं जब बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा आता है तो चाइना छोड़ देता वाटर, ये आप संभालो। यानी कि बाढ़ आए तो इंडिया संभाले और गर्मी में जब पानी कम हो तो हम यूज़ करें, तो उसका भी फायदा तो भारत को मिलना चाहिए। तो ये इस भारत और चीन का विवाद चलता है। तो ये जहाँ भी नदियाँ हैं उनका विवाद चलता ही रहता है। नेपाल और भारत का भी विवाद चलता है गंडक नदी को लेकर के। वो मोस्टली ये जहाँ भी रहेंगे देशों के बीच भी विवाद होता है, और वही पानी को लेकर के कि ऊपर वाले या जो पहले पढ़ते हैं वो ज़्यादा पानी उपयोग कर लेते हैं, बाद वाले जैसे जैसे आते हैं क्रम में उनका जिसका सबसे लास्ट में नंबर आता है उनको सबसे कम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से नदी विवाद चलती है। तो वहाँ पे सामंजस्य बैठाया जाता है कि देखिए ये नेचुरल चीज़ें हैं, इस पर एकमात्र किसी का अधिकार नहीं होगा। आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन पूरा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे भारत जब नाराज़ होते हैं, हम मतलब हमारे देश के जो लोग हैं तो क्या करते हैं, सिंधु नदी के पानी का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, तब पाकिस्तान में अकाल पड़ने लगता है, वहाँ पानी की कमी हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी नदी है जो पाकिस्तान के बीचों बीच से निकलती है, और जितनी भी नदियाँ उसकी सहायक हैं वो सारी भारत से ही निकली हैं। ये भी उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सारी नदियों का उद्गम स्रोत हमारे ही देश में है। हालांकि सिंधु जो है वो निकलती है, आप जानते हैं कि वो तिब्बत की जो है कौन सी झील है, लेकिन झील का क्या नाम है, झील का नाम बहुत अच्छा मानसरोवर झील का नाम है, लेकिन वो किस ग्लेशियर से निकलती है वो आपने ग्लेशियर्स का नाम बताया है, ठीक है। उससे मानसरोवर झील से आपका सतलज भी निकलता है, सिंध भी निकलता है और ब्रह्मपुत्रा भी निकलता है। उसी मानसरोवर झील के एक छोर से तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत से होकर बहने वाली 3 नदियाँ कौन सी है जिनका उद्गम स्थान तिब्बत में है या मानसरोवर झील में है या इंडिया में नहीं है। तो ये भी पता होना चाहिए आपका सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्थान से निकलती है। जैसे गंगा और यमुना दोनों तो हैं आपके उत्तराखंड से ही, लेकिन एक गोमुख से है और एक गंगोत्री से। तो कभी कभी इंडिविजुअल उस ग्लेशियर का नाम पूछते हैं, जैसे आपने बताया चेमायुंगडुंग, तो ये कभी कभी पूछ लेगा कि कौन से ग्लेशियर से निकलता है, झील ना पूछ करके।
वो भी पता होना चाहिए। कभी कभी नदियों का नाम पूछ लेता, जैसे ब्रह्मपुत्रा के बहुत सारे नाम हैं। जब वो निकलता है तो उसे सांगपू कहते हैं। जब वो भारत प्रवेश करता है अरुणाचल में तो उसे देवांग कहते हैं। जब वो आता है असम में तो उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसे जमुना कहते हैं। जब वो गंगा से मिल जाता है तब वो धारा मेघना कहलाती है। तो कभी कभी ये नाम भी पूछ लेते हैं, तो नाम भी पता होना चाहिए। गंगा के ही आप देख रहे हैं भागीरथी नाम होता है शुरू में, फिर हो जाती है गंगा। पश्चिम बंगाल में फिर से वो भागीरथी के नाम से बुलाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिम बंगाल को में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। और वही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है और संयुक्त धारा मेघना हो जाती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके हर जगह से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो कहाँ से क्वेश्चन बना देंगे। इसी वजह से पढ़ते रहिए, पढ़ने का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। 100% तो कभी कोई नहीं कर सकता, 60% ही कोई कर ले तो बड़ी बात है। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, बस एकमात्र इलाज है कि पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। तो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे? पूरा कर दीजिए। हाँ, ये बात कर रहे थे, यहाँ थे। ओ गॉड, कहाँ चले गए? ये हम बात कर रहे थे कि जो हमारी गंगा है वो पहले आपका खादर आएगा। खाद युक्त मृदा का जो भाग होगा वो खादर कहलाएगा। जो बजरी यानी कि जो कम उपजाऊ होगा, जैसे जो नदियाँ हैं वो अपना रास्ता बदलती है, तो कहीं से नदी बह रही थी तो वहाँ पे खादर युक्त मृदा थी, लेकिन उसने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो जिस रास्ते से जाएगी वहाँ पर खाद युक्त मृदा को बिछाएगी। जो उसने रास्ता छोड़ दिया वो वापस वहाँ पे नहीं बिछाने जाएगी। तो जो अच्छी वाली मिट्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अनउर्वर हो जाएगी। फिर वो बजरी युक्त कंकड़ीली पथरीली हो जाएगी। और ये इतनी आसानी से नहीं होगा, उसमें सालों लगेंगे, बहुत साल लगेंगे। तो जो नदी से थोड़ी दूरी पर मृदा हो, जहाँ पर नदी का जो प्रवाह नहीं जाता या नदी वहाँ पे अपनी मिट्टी को नहीं बिछाती, कभी बिछाती थी, अब वो जो मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर वाला बजरी युक्त हो गया, तो क्या कहलाएगा? बांगर। बजरी युक्त बांगर, खाद युक्त खादर। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर नदियाँ आपकी हिमालय से उतरती है और मैदान में पहुँचती हैं, तो जहाँ पहुँचेगी वो तराई कहलाता है। और वो इलाका काफ़ी दलदली युक्त होता है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ अपना पानी गिराती हैं। तो इसकी वजह से जिनके साथ जो ऊपर का मलबा आता है, मिट्टी आती है, वो सभी क्या होते हैं? वहाँ पे बीत जाते हैं, तो वो तराई वाला इलाका होता है। और दूसरी बात, जहाँ वो उतरती है वो इसका मतलब ढलान वाला इलाका होगा। और जब बारिश होता होगा तो पानी जो पहाड़ों पे बरसता है वो भी सड़क के वहीं आके इकट्ठा होता होगा। यानी कि वो जो पहाड़ी की जड़ का इलाका है वो दलदली इलाका हो जाता है। वहाँ पे वर्षा पर्याप्त होती है तो वहाँ पे दलदल बन जाता है, वहाँ पे सदाबहार वन होंगे, वहाँ पर दलदली जीव पाए जाएंगे, वो हो जाएगा तराई। तराई के जस्ट बाद वाला जो इलाका हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? भावर हो जाता है। और भावर का मतलब क्या होता है कि जो नदियाँ हैं वो जब आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड भी बहा करके लेकर के आती हैं और वो पहाड़ों को तोड़ते हुए आती हैं। और वो जो पहाड़ है, जो पहाड़ के टुकड़े रहते हैं वो ला करके नीचे के क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। और इस क्षेत्र में जहाँ पे भारी भारी शिलाखंड नदियाँ ला करके अपनी धाराओं के द्वारा इकट्ठा करती हैं, यहाँ पर जो नदियों की धाराएँ हैं वो बहुत सारे जो है छोटे छोटे वितरिकाओं में बट जाती है, बहुत सारी जो है धाराओं में बट जाती है और उसके नीचे खो जाती है। ऊपर पहाड़ के खंड दिखेंगे और नदी का जो पानी आपको लगेगा कि हाँ नीचे नीचे से बह रहा है, नदी वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि नदियाँ कौन से क्षेत्र में पहुँचने के बाद गायब हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती या विलुप्त हो जाती हैं? तो भावर क्षेत्र में। भावर क्षेत्र कैसा है? भारी भारी खंडों का क्षेत्र है। तो भावर से याद रखेंगे भारी शिला खंडों का या भारी जो है पाषाण खंड का जो इलाका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भावर हो जाएगा। तो खादर, बांगर, तराई और भावर, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो हमने बात किया गंगा के मैदान का, तो ये 4 भागों में बटे हुए हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या आ जाएंगे? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में एक आपका जो है पश्चिमी तट है और आपका पूर्वी तट है। और ये तट जो है ये मोस्टली क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरह की फसल का उत्पादन भी होता है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न तरह के जलीय जीव भी पाए जाते हैं। जैसे पूर्वी तट पे एक जलीय जीव है जिसे कहा जाता है डुगोंग। ये जो आपका भारत का पूर्वी तट है, या कहिए कि जो बंगाल खाड़ी है जो पूर्वी
तट से सटा हुआ यहाँ पर एक जलीय जीव पाया जाता है जिसे कहते हैं ड्यूगोंग। और जो ड्यूगोंग है ये जलीय जीव है, लेकिन ये कैसा जीव है, ये एक स्तनधारी जीव है, साथ ही ये क्या है, शाकाहारी जीव है। तो यहाँ से भी IAS में क्वेश्चन बन चुका है कि जो जलीय जीव ड्यूगोंग है ये एक शाकाहारी जलीय जीव है और ये पूर्वी जो घाट है वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट या बंगाल की खाड़ी तक पाया जाता है। इस तरह से ये ऑप्शन बनाया गया था जो कि गलत था। ये सिर्फ पूर्वी घाट पर ही मिलते हैं जो ड्यूगोंग होते हैं और एक शाकाहारी जीव है जो जल में होते हैं, साथ ही स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी विशेषताएं हैं ड्यूगोंग की जो आपके पूर्वी तटीय मैदान में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न तरह की मछलियों की जो प्रजातियां हैं, इसके अलावा आप जानते हैं एक टर्टल जो है कछुआ, कौन सा है, सबसे छोटी प्रजाति कछुओं का जो प्रजनन के लिए आते हैं, और हाँ ऑलिव रिडले यहाँ पे बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं जो कि अपने आप में एक दुर्लभ या कछुओं की सबसे छोटी प्रजातियां होती है। तो ये सारी किसकी विशेषताएं हैं, पूर्वी घाट की विशेषताएं। ठीक है, और पश्चिमी घाट की नदियां ज्यादातर क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऊंचाई से गिरेंगी नदियां, इनमें अवसाद की मात्रा कम होगी, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। लेकिन जहाँ पर ये गिरेंगी यहाँ पे इनके अंदर जो अवसाद रहेगा वो इकट्ठा होगा, तो वहाँ पर एक बढ़िया पारितंत्र बनता है, यानी कि वहाँ मीठे और खारे पानी का संक्रमण होता है जिससे वहाँ पे दोनों तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसे संक्रमिका में हम लेते हैं, बात हुई थी ना संक्रमिका की। तो जहाँ पे ज्वार नदमुख होगा संक्रमिका होगी, जहाँ पे वेटलैंड्स होंगे संक्रमिका होगी। इस तरह की बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब कि हिमालय का बात हो रहा है। उत्तर पूर्व में आपका हिमालय ही है और हिमालय में आप देखेंगे हर तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा पर्याप्त है, टेम्परेचर भी वहाँ पर पर्याप्त है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है या हर तरह की वनस्पति और जीव जंतु आपके पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैदानी बेल्ट भी है, यहाँ पे पठार भी है और यहाँ पर आपकी पर्वत भी है। तो यहाँ पे हर तरह के फसल भी होते हैं। असम में धान, चाय जैसी फसलें बड़े पैमाने पे होती है। इसके अलावा रेशम और जो दूसरे आपके उत्पाद होते हैं वो सारे आपके पूर्वी हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय से मिलते हैं। साथ ही जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र हैं और द्वीपीय क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये दोनों आपके हॉट स्पॉट हैं, ये भी याद रखेंगे। हॉट स्पॉट की बात हो रही थी ना, तो मैं आपको बताने वाली थी कि आपके स्थल में जो हॉट स्पॉट है ये 36 है, हॉट स्पॉट आपके 50 है, ये याद रखेंगे। हॉट स्पॉट आपके 50 है, इससे ज़्यादा है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है हॉट स्पॉट। तो आपका जो भारत है इसमें भी 2 हॉट स्पॉट है। एक तो आपका अंडमान निकोबार है, स्थलीय भाग ये हॉट स्पॉट है और जलीय भाग में ये हॉट स्पॉट है। क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा कोरल से बना हुआ द्वीप है ये, और कोरल आपके किसमें आते हैं, जलीय जैव विविधता में, और अगर खतरा आ जाए तो हॉट स्पॉट बन जाते हैं। और आपका लक्षद्वीप और अंडमान दोनों क्या है, कोरल से बना हुआ है, यानी कि ये दोनों हॉट स्पॉट है। तो क्वेश्चन बने कि भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, तो भारत में 2 हॉट स्पॉट भी है और पूरे वर्ल्ड में 50 है, यानी कि आपके हॉट स्पॉट से ज़्यादा आपके हॉट स्पॉट है। ये क्या दर्शा रहे कि स्थल से ज़्यादा जलीय जैव विविधता प्रभावित है। इंसानों की गतिविधियों की वजह से जल में ज़्यादा खतरा है स्थल से ज़्यादा, क्योंकि जलीय क्षेत्र ज़्यादा है और जलीय जैव विविधता ज़्यादा है, जलीय क्षेत्रों को संकट ज़्यादा है, इसलिए आप देखेंगे हॉट स्पॉट की संख्या ज़्यादा है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अगर उसको कोरिलेट करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो बहुत आसान है। इसके अलावा आपके जो है अंडमान निकोबार, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तरह के जीव जंतु की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे रेड कलर का आपको बनाना मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में रेड कलर का बनाना कहाँ मिलता है। वहाँ छिलका निकालेंगे तो व्हाइट कलर का नहीं, बस बल्कि उसके अंदर जो प्रत्येक फल होगा वो रेड कलर का होगा। तो ये अंडमान निकोबार का बनाना है जो रेड कलर का होता है। साथ ही यहाँ पे मधुमक्खियों की बहुत बेहतरीन प्रजातियाँ मिलती हैं और अन्य जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ये यहाँ पे अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जो आपका अंडमान है। साथ ही कभी कभी अंडमान निकोबार की जनजातियों को भी पूछ लेता है जो सबसे प्राचीन जनजातियाँ हैं भारत की। क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे प्राचीन जनजातियाँ कौन सी हैं, तो जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है जारवा जनजातियाँ। वहाँ पे जारवा है, सेंटलीज है, ओंजे है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं कि ओंजे कहाँ पाई जाती है, सेंटलीज कहाँ पाई जाती है,
जावा कहाँ पाई जाती है, ये सब आपके कहाँ है, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं और इनमें सबसे प्राचीन जो है वो जावा जनजातियाँ हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री अलग करता है। ये सारी चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग। और यहीं पे दक्कन पास भी है। कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं आपके अंडमान में, जिसमें से 36 पे जीव जंतु या लोग निवास करते हैं, यानी कि वो जो है जीवयुक्त है। बाकी सब क्या है, निर्जन है, वहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है, वो खाली टापू है, एक टीला है जहाँ पे वनस्पति या पेड़ पौधे और इंसान नहीं पाए जाते हैं। तो 572 द्वीप हैं, जिसमें से 36 जो है वो इंसान या वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। और आपके जो नेक्स्ट जो है, जो आपका लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं टोटल, 36, उसमें से कितने हैं जिनमें इंसान पाए जाते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये आपको जियोग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताई। कल हम देखेंगे कि जो जीव है उनकी प्रजातियों के बारे में, और वो जो संकट में आती है तो इनको किस सूची में रखा जाता है, IUCN की इनको लिस्ट में रखा जाता है, रेड लिस्ट, वल्नरेबल, विलुप्तप्राय। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।